हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सो डे वन इन आवर ड्रॉपर बैच। बच्चों, ये नया बैच है आप लोगों के लिए, 2023 एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। सो अब तक बच्चों ये चौथा ड्रॉपर बैच है जो मैं अन अकेडमी पे पढ़ाने जा रहा हूँ। फोर्थ ड्रॉपर बैच। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था बच्चों 2019, 20, 21 एंड 22। सो चौथा ड्रॉपर बैच ऑनलाइन मेरा जो है स्टार्ट होने जा रहा है। सो आर यू एक्साइटेड? मतलब एक नई जर्नी आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो एक्साइटमेंट तो होगा भाई, है ना? सो बच्चों, कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ। आप एज अ ड्रॉपर जब स्टार्ट करते हो बच्चों, तो ड्रॉपर की राह जो होती है ना, वो बहुत आसान नहीं होती। आप लोगों ने 11th एंड 12th में जो मौज मस्तियां की, उनकी वजह से ही आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। वो मौज मस्तियां आप अब दोबारा मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब आप ड्रॉप लेते हो बच्चों, तो एक आपको अपना कमिटमेंट शो करना होता है। कई बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि सर मैं ड्रॉपर बैच से एक अच्छी रैंक लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, मेरा मतलब और भी होते हैं। लेकिन एक जो ये मेन क्वेरी होती है ना, कि क्या ड्रॉपर भी आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, क्या उनकी अच्छी रैंक आती है? सेलेक्ट तो होते हैं, ये तो तुम सब लोगों को पता है, लेकिन उनकी अच्छी रैंक आती है नहीं आती, ये बच्चों इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली बात, ड्रॉपर्स का क्या होता है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, आपका क्या होगा। हर एक स्टूडेंट को सिर्फ अपने आप को देखना है कि मेरा क्या होगा, क्या मेरी एक अच्छी रैंक आएगी या नहीं आएगी। जब तक आप ये दिमाग में नहीं बिठा के चलोगे ना बच्चों, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो द थिंग इज कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो ड्रॉपर में आईआईटी जे की तैयारी करे, चाहे वो 11th 12th से करे, उनमें ऐसे भी लाखों बच्चे होते हैं जिनका 11th और 12th के साथ प्रिपरेशन करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे बच्चों लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका ड्रॉपर बैच के बाद सिलेक्शन नहीं होता। उनमें बच्चों कुछ हजारों में बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे मतलब उन्होंने 11th 12th में रेगुलर स्टडी की हो। सो बेसिकली बच्चों, सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ये यार देखो, कोई भी ड्रॉपर बैच वगैरह का अपना अनऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? किसी भी तरीके का अनऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि किसी टीचर के द्वारा रन नहीं है, किसी भी एजुकेटर का मेरी क्लास में आप कोई टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? सो मैं बता रहा था बच्चों कि एज अ ड्रॉपर कई सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों, एज अ ड्रॉपर कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। एज अ ड्रॉपर आप एक दिन का गैप नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो फिर उसका खामियाजा बस आप ही को भुगतना है। सो इन चीजों का अगर आप बच्चों ध्यान रखोगे थ्रू आउट द ईयर, आपकी बहुत अच्छी रैंक, जो आप चाहोगे वो रैंक आ सकती है। रही बात बच्चों ये कि यहाँ पे पढ़ाया किस लेवल का जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों, मैं बेसिक टू एडवांस जाने वाला फैकल्टी हूँ। मैं बेसिक से स्टार्ट किया करूंगा हर चैप्टर को, आपको एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग में बच्चों बेसिक से हुआ करेंगे, लेकिन धीमे धीमे उनका लेवल बढ़ता जाया करेगा। आप लोगों को बच्चों पहली बात, सबसे पहली बात, आप जिन भी एजुकेटर के साथ जुड़ रहे हो उनमें फेथ होना बहुत जरूरी है। उनमें फेथ रखो बच्चों, उनमें फेथ रखना बहुत जरूरी है। कमियां बच्चों हर किसी में होती हैं, लेकिन एक दो मतलब कोई छोटी मोटी बात के पीछे बस नहीं, मैं तो पता नहीं मेरा तो बर्बाद हो गया, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान ही होगा जो आपको पढ़ा रहा होगा। सो बच्चों, फेथ बहुत जरूरी है अपने फैकल्टीज में। जो भी आपने पैनल चूज किया है, कोई भी पैनल अन अकेडमी का जो है, मतलब जो टॉप एजुकेटर्स के पैनल है, वो आपको आपके आईआईटी का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकता है। सो सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ चीजों का बस ध्यान रखो। इधर उधर देखो, एक चीज ध्यान और रखना, जो सिलेक्शन होता है ना बच्चों, मतलब जो 10 लाख बच्चे अगर मैं लेके चलूं, 10 लाख बच्चे जो है आईआईटी का एग्जाम देते हैं। मतलब नंबर कम है, लेकिन 10 लाख के करीब मान के चल रहे हैं अपन ना, मतलब जेई मेन का एग्जाम जो देते हैं, उनमें से जो सिलेक्शन होता है ना बच्चों, वो 10,000 रैंक होती है जिनको आईआईटी मिलते हैं, ठीक है? सो 10 लाख में से 10,000 बच्चों कितना परसेंट हो गया? हाँ भाई, 10 लाख का 10,000 कितना परसेंट हो गया भाई? 1%। तो आपके इर्द गिर्द जो 100 लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्टेक्ट 100 लोगों से ज्यादा से होगा। मतलब अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हो तो वहां पे चलो ठीक है, नंबर हजारों में होता है, लेकिन आप जिनके कांटेक्ट में हो या आपकी क्लास है या जो भी है, उसमें जो 100 लोग हैं ना बच्चों, उनमें से सिलेक्शन ऑन एन एवरेज अगर लिया जाए तो एक बंदे का होना है। सो मतलब
ये समझ के चलो कि वो एक बंदा आपको बनना है, ठीक है, या दो बंदे, अगर ऐसा नहीं है बच्चों, ये भी होता है इसमें थोड़ा सा ये इक्वल मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे बैच में से 20 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है 100 में से, ठीक है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं। लेकिन फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि जिनकी बात आप सुन रहे हो वो बहुत अच्छे बैच के बच्चे हैं। सो आप अपने इर्द गिर्द लोगों में से जिन भी लोगों के ओपिनियन सुनते हो ना कि ये चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है, इसमें एक चीज दिमाग में रखो कि वो बंदा जरूरी नहीं कि वो सही हो। सो आपको अपना डिसीजन लेना है बच्चों थ्रू आउट द ईयर। आपको अपने डिसीजन खुद से लेने हैं, किसी और के सुनी हुई चीजों के पीछे आंख बंद करके नहीं भाग जाना है, समझ गए? ये वाली बातें समझ में आ रही हैं? तो ये एज अ ड्रॉपर बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर वन, ऐसे ही किसी की सुन के उसके पीछे नहीं भाग जाना है, ठीक है, किसी का भी ओपिनियन मानने से पहले बच्चों खुद की अकल लगानी है, खुद का दिमाग भगवान ने दिया है उसको यूज करना है। दूसरा बच्चों, आप जो है एज अ ड्रॉपर एक दिन का भी रेस्ट नहीं ले सकते, आपको हर दिन काम करना होगा। जिस दिन आपने छोड़ा ना बच्चों, अगले दिन इसलिए छोड़ना पड़ेगा काम क्योंकि कल वाला जो है आपको परेशान करता रहेगा कि यार कल तूने होमवर्क नहीं किया, ये तेरा बैकलॉग हो गया, और वो कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा और फिर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। संडे आपके पास होंगे, अगर कोई चीज गलत बाई मिस्टेक अगर आपकी कोई चीज छूट भी गई, तो जो संडे को जो आपका छुट्टी रहेगा बच्चों, उस दिन उस चीज को कवर करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज बीच में चीजों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। एक भी दिन की बच्चों, मुझे याद है कि मैंने जिस चैप्टर में लापरवाही की थी अपने ड्रॉप ईयर के दौरान, वो चैप्टर मेरा कभी कंप्लीट नहीं हुआ। और वही चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम्हारा भी बच्चों वो चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आप लोगों ने एक भी दिन का गैप ले लिया तो। दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? न न किसी की फालतू की सुननी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें एक भी दिन रुकना नहीं है। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि मैं आप लोगों को सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, मैं करूंगा, मनो सर करेंगे, केमिस्ट्री वाले हमारे तीनों फैकल्टीज करेंगे। आपके पास बच्चों इतना टाइम होगा ही नहीं कि मतलब कुछ और कर पाओ तुम। फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो बच्चों, तो दो रेफरेंस बुक है जो कि हम मतलब आप फॉलो कर सकते हो, जिनका डिस्कशन मतलब मैं गारंटी नहीं कर सकता बिकॉज फ्रीक्वेंसी वैसे ही बहुत कम होती है बच्चों। स्पेशल क्लास में बच्चों हम कुछ प्लान कर सकते हैं डिस्कशन वगैरह को लेके। एक बच्चों एरोडोव और एक एससी वर्मा। एरोडोव के क्वेश्चंस बच्चों मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने अपनी शीट में ऐड कर दिए हैं। तो आप देखोगे कि आप जब मेरी क्लासेस में शीट कंप्लीट कर लोगे ना, तो अब जब आप एरोडोव सॉल्व करने जाओगे बच्चों, तो आपको एरोडोव में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, ये वो बच्चों ने बोला है मेरे से कि सर आपकी क्लासेस के बाद मुझे एरोडोव सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। आप एससी वर्मा बच्चों रेगुलरली कर सकते हो। एससी वर्मा का लेवल जो है मीडियम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक के अंदर इन डेप्थ में ले जाने का काम करेगी। ड्रॉपर बैच में बच्चों थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा थ्योरी एंड ऑल का। तो ये जो है ना बच्चों, एससी वर्मा आपको इन डेप्थ लेके जाएगी। एससी वर्मा बच्चों आप फॉलो कर सकते हैं जब तक आपसे हो पाए करना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ड्रॉपर पूरा, और कोई बुक नहीं बच्चों। देखो तुम 1000 बुक लेके आ जाओ घर पे, चट्टा बना लेना, मतलब इकट्ठा कर लेना उन बुक्स को, लेकिन ये समझ लेना कि बच्चों तुम पे फॉलो नहीं हो पाएंगी, और फॉलो नहीं हो पाएंगी फिर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। योर प्रायोरिटी विल बी शीट जो कि आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, टाइम नहीं है आपके पास, है ना, समझ रहे हो? आप अपने टाइम को जहां चाहे बर्बाद कर सकते हो, कर लो, ठीक है। आज आपको लगेगा कि मतलब मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 3 दिन बाद कोई भी काम एज अ ड्रॉपर बच्चों ऐसा स्टार्ट मत करना जिसको तुम्हें अगले 4-5 दिन या 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने के बाद छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि वो 1 महीने की मेहनत तुम्हारी उस दिन बर्बाद हो जाएगी जिस दिन तुमने किसी भी काम को बीच में छोड़ा। जो चीज तुम लोगों को बोली जा रही है बच्चों की ये करना है तुम्हें, तो बच्चों मान लो कि जो सामने बैठा हुआ बंदा है ना, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो बता रहा है, मतलब उसने वो सब चीजें वो फेस किया हुआ है, मैंने खुद भी फेस की है और बच्चों को भी सफर करते हुए देखा। फिर लास्ट में आपकी यही सेम क्वेरीज आती हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, समझ रहे हो? आलतू फालतू की मतलब 1000 बुक लाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको शायद उसके 2 इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आपके वो रूटीन में कभी आ ही नहीं पाएगी वो बुक, आपके वो रूटीन में आ ही नहीं पाएगी बच्चों से। इसलिए मैं कह रहा हूं रूटीन में आपके क्या रहेगा, आपके रूटीन में रहेगा बच्चों शीट। शीट बच्चों ऑलरेडी इतनी लेंथी है,
अगर आप डिवाइड करके देखो ना, तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने को मिल रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन, समझते हो मेरी शीट के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते। सो 25 नहीं मिल रहे होंगे, कम से कम 20 मिल रहे होंगे। मैं अभी देख रहा था शायद 100 के करीब, तो उसमें 100 के करीब तो बच्चों उसमें सिंगल करेक्ट है, ठीक है। शीट अपडेट सेक्शन में मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो 100 के करीब तो 220 क्वेश्चन है ना। अगर 220 क्वेश्चन को अगर आप जो है जैसे 20 क्लासेस में डिवाइड कर दो, ठीक है, 20 क्लासेस में डिवाइड करना बच्चों, तो 11 क्वेश्चन पर डे आ गए, ठीक है, 11 क्वेश्चन पर डे आ गए। तो इनमें बच्चों ऐसा भी होगा कि एक आध दिन मतलब स्टार्टिंग में जैसे एक दो क्लासेस तो मोमेंटम बनाने में निकल जाती है, लेकिन एक बार जब मोमेंटम बनता है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पर डे आपके पास रहेंगे ना, वो 20 रहेंगे। ये बच्चों एक लंबा कोर्स है। ये जो है ना इलेक्ट्रो, ये जो क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये सबसे बड़ा टॉपिक है बच्चों। मतलब सबसे बड़ा एक्चुअल में नहीं है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद वाले टॉपिक मतलब इसी लेंथ के टॉपिक जो है रिलेटिवली कम टाइम में कंप्लीट हो रहे होंगे। तो तुम समझ रहे हो, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम होगा। अगर आप यहाँ पे इसका 220 बोल रहे हो ना, तो 20 से 11 क्वेश्चन आ रहा है एवरेज ना। तुम समझ गए, 11 क्वेश्चन भी बच्चों कम से कम तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा लेंगे। और मैं बता चुका हूं कि ये इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा रखी गई है। आगे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास इतनी क्लासेस नहीं होंगी। तो आपके पास टाइम तो है ही नहीं। शायद आपको 5 दिन लगेगा कि मेरे पास टाइम है। 5 दिन के बाद बच्चों तुम ऐसे बिजी हो जाओगे, क्योंकि ड्रॉपर के यार हमारे साथ, हमें तो हर साल का पता है ना। 5 दिन के बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, कहोगे भाई हमें जी लेने दो बस। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ के कहोगे सर बस ये आपकी शीट सॉल्व हो जाए ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो बच्चों ये समझ में टीचर्स की रीसफलिंग से कैसे बचे। नहीं तो रीसफलिंग की जरूरत क्या है भाई। मतलब मैं नहीं, यहाँ पे कहाँ रीसफलिंग हो रही है। आपको पता है कि आपको यहाँ पे जो बैच है, यहाँ पे आपके यही फैकल्टीज रहने वाले हैं। आपको मतलब यही सारा का सारा थ्रू आउट द ईयर फॉलो होने वाला है, सारा का सारा, ठीक है। सर 11th में स्टेट, 11th में स्टेट हो, तेरी 12th में स्टेट हो, मेरा भाई अपना एक फिक्स पैटर्न है पढ़ाने का, एंड दैट इज बेसिक टू एडवांस। आपको 5-10 दिन में पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपकी दाल गल रही है या नहीं गल रही है, ठीक है। देखिए भाई, मैंने फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ, रेफरेंस बुक सिर्फ दो आपको फॉलो करनी है। एरोडो, जो कि अभी इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नहीं, इलेक्ट्रो मैकेनिक्स उसमें फॉलो करनी है। और दूसरी बुक है बच्चों आपकी, क्या कहते हैं, एससी वर्मा। एससी वर्मा आपको हर चैप्टर की लगा लेनी है। ये एससी वर्मा वाला जो ट्रेंड है ना बच्चों, ये हमारे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। एससी वर्मा सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, क्लास को ढंग से समझो। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एज अ ड्रॉपर आपको कभी भी रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास कभी भी रिवीजन करने का टाइम नहीं होगा। आप बोलोगे सर फिर कैसे रिवीजन होगा। मैं आपको बच्चों, मैं अपने टाइम का एक चीज याद दिलाता हूं कि मैं रिवीजन कैसे करता था। मैं बस डेली जो पढ़ा मैंने उसको आधा घंटे में घर पे आके एक बार रिवाइज कर लेता था। जो भी इलस्ट्रेशंस कराए होते थे उनको एक बार देख लेता था, और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता था, फिर होमवर्क करना मैं स्टार्ट करता था। आप भी अगर ये काम करोगे बच्चों, तो होता क्या है कि आपने जब क्लास में पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको वो समझ में आ गया होता है। लेकिन आफ्टर 4-5 डेज आपकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि हर दिन आपकी नई नई मेमोरीज बिल्ड होंगी, हर दिन नया पार्ट पढ़ रहे होगे, तो आपकी मेमोरी जो है ना बच्चों, चांसेस है कि 4-5 डेज में आप जो चीजों को भूल जाओ। अनटिल और अनलेस आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, के आप एक बार देखते हो किसी चीज को, वो जिंदगी भर याद रहती है। आपके चांसेस है कि बच्चों आप जो है 4-5 डेज 10 डेज बाद आप चीजों को भूल जाओगे। और किन चीजों को आप नहीं भूलोगे, जिन जो मल्टीपल टाइम्स आपके सामने रिपीट हुई होती हैं। मल्टीपल टाइम कौन सी चीज रिपीट होगी, अगर आपने क्लास में पढ़ा, उसको घर पे जाके सेम डे 30 मिनट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए बच्चों आपने उसको 30 मिनट देके सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लिया, वो मेमोरी रिकॉल हो गई आपकी सेम डे। एंड बच्चों 6 दिन का जो भी कंटेंट है उसको आपने संडे को एक बार और नोट्स पे निगाह मार ली, ये थर्ड इवेंट हो गई बच्चों, जिसके चांसेस आपके साथ बहुत रहे, मतलब इसके लंबे टाइम तक टिकने के चांसेस हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इसका मतलब तो क्या याद करने के लिए बोल रहे हो। मतलब मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि कुछ बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि उनकी बुक नोटबुक में लिखा हुआ क्या है। तो बताओ क्वेश्चन कभी उनसे बनेगा। तो धीमे धीमे यही सारी की सारी चीजें बच्चों इकट्ठी होती जाती हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो खराब होता जाता है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस चीज को। 30 मिनट वाली स्ट्रेटजी जो है ना, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है।
बट बच्चे इसको फॉलो नहीं करते। 2-3 महीने भी अगर तुमने फॉलो कर ली ना बच्चों, 3 महीने कर ली, 3 महीने 2-3 महीने भी तुम्हारे साथ चल रहेंगी चीजें। बच्चे में सबसे ज्यादा जो ड्रॉपर में जो प्रेशर आता है ना, वो 2-3 महीने बाद जाके आता है। तुमने 3 महीने भी इस बात को तुमने फॉलो कर लिया ना बच्चों, तो जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन की ओर जा रहा होगा ना, तो कम से कम वो 3 महीने का बर्डन आपके सर के ऊपर नहीं होगा। ड्रॉपर का बच्चा बहुत रोना रहता है कि सर इतना सारा हो गया, अब तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो जो पुरानी चीजें वो देखी हुई नहीं लग रही कि मैंने लिखी है, मुझे यही नहीं लग रहा कि मैंने लिखी थी। समझ गए बच्चों? समझ में आई ये वाली बात जो है बच्चों, ये वाली बात तुम सारे बच्चों को समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें। कल रात को मैंने कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस शेयर की थी बच्चों अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों को उनको सुना देता हूँ। एक एक बहुत अच्छी लगी थी मुझे। सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिनको छत तक जाना है। भाई छत में जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है, छत में जाने के लिए। अब वो एक अलग बात है कि कुछ लोग जो है स्टंट बाजी में दीवारों से चढ़ जाएं, ठीक है, वो एक अलग बात है, उन केसेस को हम लेके नहीं चल रहे। सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिनको छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता भी खुद ही बनाना है। ठीक है। सो बच्चों, आप लोगों की भी मंजिल जो है आसमान ही है। आईआईटी में अपनी एक अच्छी रैंक लेके आनी है आप लोगों को, लेकिन इसका रास्ता बच्चों आप लोगों को खुद डिसाइड करना है, खुद बनाना है। बहुत सारी चीजें आप खुद से सीखोगे। हाँ, अपडेट सेक्शन में भी मैंने इसको शीट के साथ शेयर किया था, ठीक है। चलो बच्चों, सर अगर सिर्फ शीट ही करें तो, शीट ही करोगे ना तो आप जो है ना लेवल अलग हो जाएगा आपका ना, एक अलग लेवल में चले जाओगे तुम। शीट अगर तुमने सॉल्व कर ली ना, अगर तुम ये जो बोल रहे हो ना, ये चीज करते नहीं है बच्चे, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। थ्रू आउट द ईयर जो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ शीट सॉल्व कर ले बस, मोर देन सफिशियंट है। इसमें बच्चों आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी रहेगी, ठीक है। सर कैन यू प्लीज इन योर टेलीग्राम। देखो, कैलाश शर्मा फिजिक्स मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां मैं सारी की सारी अपडेट शेयर करता हूँ, ठीक है। कैलाश शर्मा फिजिक्स। देखिए भाई, शीट आप लोगों ने देख ली सारे बच्चों ने। सर 12th में 11th में स्टार्ट है, 11th का रिवीजन तो बच्चों देखो, सुन लो बच्चों, मैंने शायद टॉपिक भी आपको बता दिया। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना भी आज ना, आज की क्लास सारी हम पंचायतों में नहीं निकाल सकते, ठीक है। 2 मिनट और लूंगा बस। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया बच्चों, आपके सेकंड अटेम्प्ट तक मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद 30th ऑफ जुलाई को आओगे वापस, तो बच्चों फिर उस टाइम पे हम करेंगे काइनेमेटिक्स से स्टार्टिंग। फिर हम मैकेनिक्स 11th वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे एसएचएम तक। एसएचएम तक कंप्लीट करेंगे, शायद फ्लूइड भी मैं उसी टाइम पे पढ़ाई दूं तुम्हें ना। एसएचएम फ्लूइड, ये 11th का मतलब 80% मतलब सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम एंट्री लेंगे बच्चों 12th में इलेक्ट्रो, क्योंकि वहां पे फ्लूइड तक का कॉन्सेप्ट आते हैं, इसलिए मैंने इलेक्ट्रो से पहले वो सारा पढ़ा दिया आपको। फिर हम इलेक्ट्रो से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म पूरा करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पूरा करेंगे। फिर हम 11th में जो वेव वाला पार्ट है ना बच्चों, उसके लिए दोबारा आएंगे, वेव पढ़ेंगे बच्चों हम लोग जो है। वेव के बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों हम कंप्लीट करेंगे। फिर बच्चों वेव ऑप्टिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा, देन थर्मल फिजिक्स, और फिर वो जो 12th में जो लास्ट वाले टॉपिक है बच्चों, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव एंड कम्युनिकेशन। और एक बचते हैं बच्चों फिर तुम्हारा एरर और ग्रेविटेशन। सो एरर और ग्रेविटेशन बच्चों इन दी एंड में कंप्लीट करवा दूंगा आपको ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि हमारे 11th वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है। 11th वाले बच्चों को मैं बीच में नहीं पढ़ाता, तो मैं उसको लास्ट में पढ़ाता हूँ। एरर भी बच्चों मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, सो आर यू रेडी बच्चों? स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक हमारा। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा बच्चों, आपको नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। नोट्स बच्चों आपके बनाने के टाइम पे आपको एक दो चीज का ध्यान रखना है कि नोट्स आपके बहुत सिस्टमेटिक हो, क्वेश्चंस आपको लिखने हैं बच्चों, क्योंकि आप आफ्टर सम टाइम जब रिवीजन कर रहे होगे आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, तो फिर आपको इलस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं, फिर आपका नोट्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर रिवीजन के लिए आप जो है इधर उधर बुक्स में भटकोगे, और बुक्स होंगी इतनी सारी, आप जो है फिर अगेन आउट ऑफ ट्रैक चले जाओगे, ठीक है। चलो, सो टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। आज आपका पहला दिन है, सो मुहूर्त निकला जा रहा है, स्टार्ट कर देते बच्चों। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या फिर इसकी का नाम होता है बच्चों रे ऑप्टिक्स।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या इसी को बोलते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, बच्चों मैं थोड़ा सा पहले तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूं ना। बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में हम जो है लाइट के फिनोमिनास को स्टडी कर रहे होते हैं। हम लाइट के बारे में बात करते हैं बच्चों ना, ढेर सारी चीजें लाइट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। बच्चों लाइट जो होती है ना, लाइट के बारे में आप लोगों ने सबने थोड़ा बहुत बेसिक तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, बिकॉज 11th एंड 12th में आप लोगों को इतना तो बता ही दिया गया होता है कि लाइट का डॉल नेचर होता है, लाइट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लाइट बच्चों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कौन सा वाला नेचर कंसीडर करके चलेंगे लाइट का। बच्चों लाइट के साथ क्या है कि जैसा कि लाइट को समझ पाना अभी भी लोगों के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। और लाइट वाले पार्ट पे मतलब आपके जेई एडवांस के सिलेबस में 3 से 4 टॉपिक हैं पूरे के पूरे ना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब देखो बच्चों जो लाइट है ना, लाइट का एक तो तुम्हें पता है कि मैंने बता दिया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट जो है ना बच्चों, पार्टिकल नेचर का एक जो पार्टिकल नेचर वाला कॉन्सेप्ट आया था बच्चों, बेसिकली पहले तो न्यूटन ने दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मतलब इसमें जो डॉल नेचर वाली बात जो एक्सेप्ट की गई, वो एक्सेप्ट की गई बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करके, जिनको हम बोलते हैं बच्चों फोटोन। सो बच्चों जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का केस होगा ना, तो हम लाइट का फोटोन वाला इफेक्ट कंसीडर करके चलेंगे, लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वगैरह कराने होते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या कंसीडर करते थे कि इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्व किया, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में चला गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये सारी बातें की है। सो लाइट के बच्चों, लाइट का आप फोटोन वाला नेचर कब कंसीडर करोगे, मतलब वो पार्टिकल नेचर कब कंसीडर करते हो बच्चों आप, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हो, वहां पे अगर बात कर रहे होते हो तो आपको क्या कंसीडर करना होता है बच्चों, लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करना होता है। एक होता है बच्चों जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब आप बात कर रहे होते हैं ना बच्चों, अब जैसे लाइट है, लाइट इंटरेक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अगर वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है और लाइट उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स की विड्थ होती है, या डिफ्रैक्शन में बच्चों, तो जब लाइट जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है बच्चों, देन वी कंसीडर लाइट का वेव नेचर। हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों लाइट जो इंटरेक्ट कर रही होती है बच्चों, ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ कर रही होती है, जैसे मिरर पे आएगी या लेंस से पास होगी, तो यहां पे हमें लाइट का ना तो वेव नेचर का टेंशन लेना है, ना हमें पार्टिकल नेचर का टेंशन लेना है। यहां बच्चों हम लोग बात करते हैं बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में। सो बच्चों ये चैप्टर बेसिकली ये कहता है कि देखिए जी, अगर लाइट का आपने मीडियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो लाइट का जो प्रोपोगेशन होगा यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर, वो रेक्टिलिनियर होगा। सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। और यहां पे बच्चों हम लाइट को रे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रे की हेल्प से लाइट को हम रे मान के बच्चों हम जो है इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले जो फिनोमिनास है, और वो फिनोमिना कौन कौन से बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन फिनोमिनास को बच्चों लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कंसीडर करते हुए हम इन सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तुम्हें लाइट के बारे में समझ में आया, और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये वाली बात समझ में आई। देखो बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी विल ओनली टॉक अबाउट rectilinear propagation of the light in a uniform medium. वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर होता है बच्चों, वेव ऑप्टिक्स। उस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में लाइट जो है बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, जिनका साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। तो बच्चों वहां पे हमने एक अलग चैप्टर बना दिया है, जहां हम वेव नेचर पे फोकस करते हैं लाइट के। और एक होता है बच्चों तीसरा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडर्न फिजिक्स में लाइट का पार्टिकल नेचर जो कंसीडर करते हैं, फोटोन वगैरह की जो बात करते हैं बच्चों, वो हम मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में करते हैं।
समझ में आया बच्चों? तो लाइट के अलग अलग तरीके के बिहेवियर के हिसाब से हमने उसको अलग अलग चैप्टर में हमें उसको स्टडी करना होता है। यहाँ पे बच्चों हम लोग जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की वजह से, मतलब मैंने एक चीज बोली यहाँ पे, क्या बोला? अगर मीडियम यूनिफॉर्म है तो लाइट का जो प्रोपोगेशन होगा उस मीडियम के अंदर वो रेक्टिलिनियर होगा। अगर कहीं पे मीडियम चेंज हुआ, मीडियम का चेंज हुआ, मीडियम अगर चेंज होगा बच्चों, तो जिस जगह पे चेंज हुआ ना मीडियम, उसको बोलते हैं बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। तो जब भी लाइट उस बाउंड्री पे इंसिडेंट होगी तो बच्चों वहां पे दो फिनोमेना होते हैं। एक फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा फिनोमेना होता है बच्चों रिफ्रैक्शन। लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई है तो। लाइट क्या होती है बच्चों? अपने पाथ से डेविएट हो जाती है अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई है। सो जब भी मीडियम चेंज होगा बच्चों, तो मीडियम चेंज करने वाली बाउंड्री पे आके लाइट दो फिनोमेना शो करती है। कई बार तो वो सेम मीडियम में वापस चली जाती है और कई बार दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। इन्हीं दोनों फिनोमेनास को बच्चों हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात समझ में आई तुम्हें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्यादातर जो डिस्कशन होगा वो मीडियम चेंज हो रहा होगा, एक बाउंड्री होगी, उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही होगी और जैसी लाइट उस बाउंड्री पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिनास को हम जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों डिफरेंट है बच्चों वेव ऑप्टिक्स से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लाइट के बारे में बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, वो भी लाइट के बारे में ही है, ठीक है। तो मैं क्लियर हो गया बच्चों पहली बात तो, ठीक है, ओके। सो बच्चों लिख लेते हैं कुछ छोटी छोटी सी चीजें इसमें। सो बच्चों दिस इज ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, which deals with, branch of physics which, sorry, मतलब नहीं, which describe, branch of physics which describe, थोड़ा सा कट मार के लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। द प्रोपोगेशन ऑफ, कुछ का कुछ मीनिंग निकल जाता है फिर ना, फिर अदरवाइज। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच describe द प्रोपोगेशन ऑफ, branch of physics which describe the propagation of light in terms of ray, light in terms of ray, and deals with rectilinear propagation in homogeneous medium। सो बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट को डिस्क्राइब करती है इन टर्म्स ऑफ रे और लाइट का होमोजीनियस मीडियम में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के साथ डील करती है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाती है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों लाइट को? तो लाइट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों इस तरीके से किया जाता है, रेज मानी जाती है, ठीक है, ये एक इस तरीके से। और एरो बनाना मत भूलना बच्चों ना, इस पे एरो बच्चों डायरेक्शन को शो करता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट को बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्शन जो है एरो से पता लगती है। बच्चों रेस की कुछ खास बात होती है, ये जो रेस बनाते हैं ना बच्चों, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ना जैसे अगर मैं इस वाली रे को, वैसे देखो लाइट को देख नहीं सकते आप लोग ना, लेकिन उसको समझने के लिए, उसके फिनोमिना को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, लाइट को डिस्क्राइब किया है इन टर्म्स ऑफ रे। हमने लाइट को रेस की टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ना एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रेस बच्चों इनकी कुछ खास बात होती है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। मतलब ये वाली रे इस वाली रे में से बड़े आराम से पास हो जाएगी। आगे जाके आप देखोगे कि जरूरी नहीं है पैरेलल रेस ही बनानी पड़े आपको। आप देखोगे कि
कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज भी बनाओगे तो ये आपस में एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट का जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के कुछ एग्जांपल आप लोगों ने देखे हो लाइफ में। कभी जब बच्चों कोहरा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कार की जो लाइट होती है या कोई भी व्हीकल है बच्चों, उसकी जो लाइट होती है आपको उसमें क्लियरली दिखता है, एक शार्प बाउंड्री दिखती है कि इधर लाइट है इधर लाइट नहीं है। सो आप बेसिकली बच्चों वो लाइट नहीं देखते हो, वो क्या देखते हो, लाइट जिन पार्टिकल्स पे इंसिडेंट हो रही है ना वो पार्टिकल आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल दिख रहे होते हैं लेकिन आपको क्लियरली पता लग रहा होता है कि कितने रीजन में लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो लाइट बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है, ये वाली बात भी तो समझ में आती होगी। और बच्चों कभी कोई और इलस्ट्रेशन आपको याद है जहां लाइट को आप रियलाइज कर सको कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब बादल हो रखे होते हैं ना बच्चों, बादल हो रखे होते हैं, बादल जब हो रखे होते हैं, कहीं कहीं बच्चों बीच बीच में बादल छटे हुए होते हैं, ठीक है। कई बार बीच बीच में खाली जगह होती है, तो तुमने देखा होगा आपको धूप जो है ना आती हुई दिखती है बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में, ठीक है है ना। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें इस चीज को प्रूव कर रही है कि लाइट का अगर यूनिफॉर्म मीडियम है तो उसमें लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। जब तक अगर आप मीडियम चेंज नहीं करोगे बच्चों लाइट सीधी चलेगी, ठीक है। अच्छा, मीडियम चेंज करने पे लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, ये जरूरी है क्या भाई? अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो लाइट का डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज होगा, ये जरूरी है क्या? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमारे डिस्कशन का पार्ट है, जिनको हम करेंगे बाद में, ठीक है। लिख लिया भाई आप लोगों ने सबने यहां तक? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो ही फिनोमेना है बच्चों इस चैप्टर में ना, मेन तो मतलब ना जिनमें मतलब तुम्हारा 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। दो फिनोमेना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। थर्ड कौन सा है बच्चों? डिस्पर्शन, कलर्स की स्प्लिटिंग जो होती है, ठीक है। तीसरा फिनोमेना वो है जो इस चैप्टर में काम आएगा। लेकिन मैंने बोला ना 90% सिलेबस तुम्हारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही खत्म हो जाएगा। बस सरफेसेस चेंज कर दोगे तुम, कभी प्लेन मानोगे कभी स्फेरिकल मानोगे, बस काम खत्म। सो पहला फिनोमेना बच्चों विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? ये फिनोमेना व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री, व्हेन लाइट इंसिडेंट on a boundary, light incident on a boundary separating two media goes back into the same incident medium, same incident medium, then this phenomena of light, then this phenomena of light is called reflection of light. मेरी क्लास में बच्चों कभी ड्रॉपर्स को ड्रॉपर जैसा फील नहीं होने देता हूं मैं, ठीक है कभी भी मैं ड्रॉपर जैसा फील नहीं होने देता हूं। So when light incident on a boundary separating two media goes back into the same incident medium, then this phenomena of light is called the reflection of the light. So बच्चों यहां पे मान लीजिए कि दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है और ये मीडियम बच्चों मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अच्छा, ड्रॉपर मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ भी जाते हैं काफी लंबे टाइम तक ना, मैंने देखा है। आज भी मेरे बहुत सारे बच्चे जो है जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाए अभी तक जुड़े हुए हैं, मतलब ना। इसे बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे। अब ये जो इंसिडेंट रे आई ना बच्चों, ये बाउंड्री जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब ये बाउंड्री बच्चों हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर। मिरर पे ही रिफ्लेक्शन नहीं होता बच्चों, रिफ्लेक्शन बच्चों वाटर सरफेस पे भी होता है, ठीक है ना। वाटर सरफेस में भी रिफ्लेक्शन होता है। लाइट वाटर सरफेस पे आती है, आपने देखा होगा कहीं पे पानी भरा हुआ है, साइड में कोई दीवार है,
सनरेज आई तो तुमने देखा दीवार पे एक स्पॉट सा बन जाता है बच्चों ना, चमकीला चमकीला, तो रिफ्लेक्शन तो उस पर भी होता है बच्चों। तो हमारे दिमाग में पहले तो इस चीज को निकाल दो कि मिरर पे ही रिफ्लेक्शन होगा बच्चों। रिफ्लेक्शन मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे किसी पे भी हो सकता है। तो ये जो लाइट आई है बच्चों, अगर ये सेम मीडियम में वापस चली गई, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में अगर ये वापस चली गई ना, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों यहाँ पे एक नॉर्मल डिफाइन किया जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लैग आ रहा है क्या? मैं रिफ्रेश करूं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेना। मैं चाहता था कि बच्चों को किसी को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो बच्चों इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई बच्चों, ये हो गई बच्चों आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है बच्चों नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं ना बच्चों, इस चीज को, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं जिस रे के बारे में बात कर रहा हूं ना बच्चों, वो जो जिस जगह आ रही है ना, उसी जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो बच्चों ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। कई बार लाइट इधर पास हो जाती है, ये जो लाइट दूसरे मीडियम में पास हो जाती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो दूसरे मीडियम में पास हो गई ना बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको बच्चों रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्लेक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इसमें लाइट का मीडियम चेंज हुआ? लाइट के पास बच्चों वेव नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है, नहीं होता है? तो लाइट का वेव नेचर ये कहता है कि बच्चों v इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होगी। v इक्वल टू एफ लैम्डा बच्चों वेव के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। v जो होता है ना बच्चों, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों ना, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों भी। तो जब इंसिडेंट रे का जो मीडियम है, क्या वही मीडियम बच्चों रिफ्लेक्टेड रे का है? तो मतलब आप बोलोगे सर वी तो सेम रहेगा, मतलब स्पीड इसकी सेम रहेगी। बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, दैट इज डिसाइडेड बाय द सोर्स। ये बच्चों सोर्स पे डिपेंड करती है, जिस भी सोर्स से आ रही है उससे, उस पर डिपेंड करती है। तो इस वाली इक्वेशन में v इक्वल टू एफ लैम्डा में क्या आपको समझ में आ गया कि लैम्डा ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इंसिडेंट होगा? मतलब रिफ्लेक्शन में बच्चों वेवलेंथ चेंज नहीं होती, रिफ्लेक्शन में बच्चों वेवलेंथ लाइट की चेंज नहीं होती। ये वाली बात समझ में आ गई सर? सेम प्लेन ये लिखना है, अभी नहीं लिखना, वो जो है ना, वो लॉज होते हैं इसके ना, मैंने भी तुम्हें मतलब रिफ्लेक्शन क्या है ये समझाया है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो भी हम आएंगे, अभी आगे आएंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बच्चों, मीडियम पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। मीडियम में जाती है ना लाइट, तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने अगर वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा हो, जंक्शन पे जब लाइट वो आती है ना वेव, दो रस्सियों के, वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो रस्सियों के जंक्शन पे जब वेव पहुंचती है बच्चों, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती थी वहां पे भी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बच्चों। आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर तो क्या फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है? तो फिर बच्चे कहते हैं तो सर मतलब डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट हो जाती है बच्चों। तो देखो बच्चों सुन लो इस चीज को, डॉपलर इफेक्ट में भी जो वेव मीडियम में चल रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो ऑब्जर्वर रिसीव करता है ना बच्चों, दैट इज डिफरेंट। क्योंकि ड्रॉपर्स को ही आते हैं डाउट इस तरीके के ना, ड्रॉपर्स का कई बार दिमाग चला जाता है इन डायरेक्शंस में कि उन्होंने डॉपलर भी पढ़ा होता है, ठीक है। उन्होंने यार वहां तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आप कैसे कह सकते हो सोर्स की प्रॉपर्टी हो, तो ऑब्जर्वर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन आपने अगर डॉपलर डिटेल में पढ़ा होगा ना बच्चों, तो आपने ये देखा होगा कि जब वेव मीडियम में चल के आ रही होती है ना, जब तक ऑब्जर्वर ने रिसीव नहीं की होती है, तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स वाली होती है। लेकिन जो ऑब्जर्वर रिसीव करता है, ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से उसको जो रिसीव होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, तो वो उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन आने वाली वेव तो उसी फ्रीक्वेंसी की आ रही थी, ठीक है। तो वी मीडियम डिपेंडेंट, लैम्डा मीडियम डिपेंडेंट नहीं, लैम्डा मीडियम डिपेंडेंट नहीं, देखिए हाँ वी मीडियम डिपेंडेंट तो लैम्डा मीडियम डिपेंडेंट, यस। वी वी मीडियम डिपेंडेंट तो बच्चों लैम्डा भी मीडियम डिपेंडेंट होता है। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अगर तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर तुम्हारे पास पुराने नोट्स हो ना, कहीं भी पढ़ा हो आपने 12th में, तो
तो आप देखो वहां पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ाया होगा ना, तो वहां पे लैम्डा के साथ भी एक रिलेशन बताया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी डिवाइडेड बाई बी होता है, लेकिन उन्होंने वहां लैम्डा के साथ भी बताया होगा। समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। वी और लैम्डा बच्चों, वी जैसे डिपेंड करेगा वैसे ही लैम्डा, अगर वी बढ़ेगा किसी मीडियम में उसमें लैम्डा बढ़ जाएगा। ठीक है, वी बढ़ जाएगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी देखिए, अगर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इंटेंसिटी सेम रहेगी रिफ्लेक्शन की। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो मतलब दिस प्लस दिस एनर्जी इज, एनर्जी कंजर्वेशन तो चलेगा ना यहाँ पे। सो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों आप लोगों को? सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये होता है बच्चों फिनोमेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अब होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बच्चों, आपकी क्लास 1.25 घंटे की हुआ करेगी। ठीक है, क्यों हुआ करेगी? क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ना, तो आपकी क्लास का टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं। वही 15 मिनट हमारे कंपनसेट हो जाया करेंगे, जो मैं डिटेल में जो आपको थ्योरी कवर कराया करूंगा ना, उसमें वो सारा कवर हो जाया करेगा। ठीक है, सो इंसिडेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों कितने होते हैं? 2 लॉज होते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all three lie in the same plane। ठीक है, in the same plane। तो तीनों के तीनों बच्चों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये तो आपको पता है बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जैसे बच्चों आपको इसमें इसमें समझ में आने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मतलब ना कि सर ऑब्वियस ही बात है, अगर ये ऐसे आएगी तो हम तो ऐसे ही बनाते थे। लेकिन बच्चों तुम सोचो एक चीज, ये जैसे मैं अपने मोबाइल पे करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आई, तो भाई इसके पास जाने का रास्ता इधर भी था, इधर भी था, इधर भी तो जा सकती थी, जा तो किधर भी सकती थी। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो एक लाइन होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही होती है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास कितनी लाइन हो गई बच्चों? 2 लाइन हो गई। ठीक है, इन दोनों लाइन को कंटेन करता हुआ एक प्लेन होगा। तो जो रिफ्लेक्शन होगा ना बच्चों, वो रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन के बाहर नहीं जाएगी, वो हमेशा उसी में जाएगी। अब इसकी जरूरत बच्चों पता है कहां पड़ती है? यहां पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जब सरफेस जो होगा ना बच्चों आड़ा टेढ़ा होगा ना, ऊबड़ खाबड़ होगा, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरा हाथ है बच्चों ना, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, क्या ये फ्लैट सरफेस है? नहीं। तो बच्चों यहां पे अगर लाइट इधर से आई और यहाँ पे नॉर्मल इधर है, तो एक प्लेन बन गया ये वाला। तो अगर इधर से आई तो वो इधर जाएगी, इधर से आने वाली इधर नहीं जाएगी। लेकिन अगर इधर से आई तो वो बच्चों फिर इधर जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों जब सरफेस फ्लैट रहेगा तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं दे दिया किसी ने, इतना मतलब आसानी से नहीं दे दिया कि ऐसे ही चलो एक लॉ बना दिया कि अरे सर ये तो बड़ा ऑब्वियस सा था। इतना भी ऑब्वियस नहीं है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसमें भी सीखेंगे बहुत कुछ। सेकंड लॉ होता है बच्चों के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारे लॉज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का। और इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। क्या दोनों लॉज आप लोगों को क्लियर हो गए भाई? तो ये होते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा कोविड बैच, अच्छा हाँ यार ये मैं कैसे भूल गया। ठीक है, पर पर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को परेशानी आ रही होगी अभी तक ना, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी आ रही होगी, ये ऐसा मुझे लगता नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, रिलेशन बिटवीन, लिखो जल्दी से। नहीं एग्जाम तो हुए तो तुम्हारे मुझे पता है, लेकिन वो सही बोल रहा है कि हम कोविड बैच है भाई।
नोट कर लिया भाई आप लोगों ने? हाँ, अभी तक 10th वाला ही चल रहा है, ठीक है। अब 10th वाला यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन unit vector in the direction of incident ray, unit vector in the direction of incident ray unit vector in the direction of incident ray and unit vector in the direction of reflected ray and unit vector in direction of reflected ray, ठीक है, in the direction of reflected ray, ठीक है भाई। सो बच्चों एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इंसिडेंट रे होगी तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे आएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इनके अलोंग यूनिट वेक्टर का रिलेशन बताना है। सो जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर बच्चे इधर चली गई, ठीक है, ऐसे आई ये वाली और ऐसे करके चली गई, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है बच्चों उसको बोलते हैं हम ई कैप, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम आर कैप, ठीक है। ई कैप और आर कैप समझ में आ गया? इस जगह पे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, इसको बोलेंगे बच्चों इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लिया मैंने एन कैप, ठीक है भाई। एन कैप की डायरेक्शन समझ में आ रही है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी उसके परपेंडिकुलर ये एन कैप हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों मैंने थीटा मान लिया, तो तुम्हें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा के बराबर ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इधर की तरफ मान लेता हूं बच्चों मैं एक्स एक्सिस और इधर की तरफ मान ली मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई परेशानी बच्चों यहां तक, ठीक है। ये जी एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि एन कैप को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चों जे कैप? आप बोलोगे यस, एन कैप इज जे कैप, सेम, ठीक है। एन कैप और जे कैप सेम चीज हो गई। क्या मैं ई कैप को, ई कैप मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1 यूनिट। क्या मैं इसको बच्चों इधर की तरफ है ना, तो साइन थीटा आई कैप माइनस का कॉस थीटा जे कैप लिख सकता हूं क्या? अगर इसमें किसी को परेशानी आ रही हो तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। सुनो, मैं जल्दी से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर कोई यूनिट वेक्टर बच्चों इधर की तरफ है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ ना। तो जैसे ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, ये एंगल मैंने थीटा के बराबर माना है, तो ये वाला एंगल थीटा के बराबर होगा नहीं होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट। तो जल्दी से मेरे को बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? हाँ भाई, जल्दी से बताओ मेरे को इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा इस यूनिट वेक्टर का? तो ये आएगा बच्चों साइन थीटा के बराबर, 1 साइन थीटा के बराबर, और ये आएगा बच्चों 1 कॉस थीटा के बराबर। तो क्या लिखोगे इस वेक्टर को? इस वेक्टर को ई कैप को क्या लिखोगे? साइन थीटा आई कैप, आगे बच्चों समझ में, माइनस का कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके। तो साइन थीटा आई कैप माइनस का कॉस थीटा जे कैप इसलिए लिखा है मैंने। क्या मैं आर कैप को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? आर कैप मतलब जो इधर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा, 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर की तरफ, तो क्या इसके कंपोनेंट इधर साइन थीटा आएगा और इधर कॉस थीटा आएगा? नहीं आएगा बच्चों? तो ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप, यही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारे पास इस तरीके से। अच्छा, एक बात और बताओ बच्चों कि अगर मैं एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, मान लो मैंने ई कैप में से आर कैप को माइनस कर दिया, ई कैप में से आर कैप को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आएगा बच्चों माइनस का 2 कॉस थीटा जे कैप, आएगा नहीं आएगा? यही बचेगा, माइनस का 2 कॉस थीटा जे कैप। मुझे रिलेशन चाहिए बच्चों किस किस के बीच में? ई कैप और आर कैप के बीच में, ठीक है। ई कैप और आर कैप के बीच में रिलेशन चाहिए मेरे को, और एन कैप भी चलेगा, एन कैप भी होगा यहाँ पे। तो जे कैप तो बच्चों एन कैप है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट जे कैप की जगह पे एन कैप लिख सकता हूँ? ओके, लेकिन मुझे थीटा वीटा नहीं चाहिए यार, मुझे कॉस थीटा वीटा नहीं चाहिए। तो थीटा बच्चों किस किस के बीच का एंगल है? तो थीटा बच्चों बेसिकली
अगर आप यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में, तो ई कैप इधर की तरफ था, एन कैप इधर की तरफ था, और ये एंगल था थीटा। कौन सा? ये वाला। ये एंगल थीटा है ना बच्चों, ये एन कैप है, ये ई कैप है। आपको ये समझ में आया थीटा क्या है? थीटा ये वाला एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, किसका? ई कैप और एन कैप का, तो क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये आएगा बच्चों, ई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ 180 माइनस का थीटा। तो क्या आपको ये समझ में आएगा कि ई कैप डॉट एन कैप जो होगा वो माइनस का कॉस थीटा के बराबर होगा? तो ये जो चीज होती है ना बच्चों, ई कैप और डॉट एन कैप, ये माइनस का कॉस थीटा के बराबर होती है। तो क्या बच्चों मैं यहाँ पे ले जाके पुट कर सकता हूँ, तो ई कैप माइनस का आर कैप इज इक्वल टू, ये माइनस का कॉस थीटा की जगह पे मैं रख दूंगा 2 टाइम्स ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। लो भाई, ये रिलेशन आता है बच्चों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो सब सब कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? पहले ये समझ में आया तुम लोगों को, सारे बच्चों को? बस वो cos थीटा की वैल्यू पता करने के लिए। अब कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को, बच्चों तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है ना, ये कोई वेक्टर नहीं होगी, ये कोई वेक्टर नहीं होगी, एक वैल्यू आएगी, ई कैप डॉट एन कैप। अब तो मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू देगा तुम्हें, ठीक है? तो ये वैल्यू आएगी, तो एक वेक्टर, दो वेक्टर, और ये वेक्टर है, ठीक है? तो ये कुछ वैल्यू आएगी। क्या है, तुम्हें कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? कोप्लेन, मतलब ठीक है, ये एक तरीका है बच्चों ने इसको करने का, स्केलर प्रोडक्ट है ना, ठीक है? क्या कोई किसी तरीके पर देखो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से, मैंने क्या किया, मुझे ई कैप एन कैप और आर कैप के बीच में रिलेशन पता करना था, तो मुझे थीटा वीटा लफड़ा नहीं चाहिए था, मुझे एंगल वगैरह के मतलब एंगल वगैरह नहीं चाहिए था, तो मैं कॉस थीटा को हटाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है थीटा क्या है, थीटा बेसिकली एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो उसको हटाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया है, उसको हटाने के लिए ये इस तरीके का एडजस्टमेंट किया है कि मैं उसको cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ई कैप डॉट एन कैप लिख सकता हूँ, ठीक है? वो एक ही बात है, प्रोजेक्शन। देखो, वही घुमा फिरा के तुम इधर उधर बात करो, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने ये वेक्टर लिखे, वेक्टर लिखने के बाद एक में से दूसरे वाले को माइनस किया, मेरे पास 2 cos थीटा आ गया। मुझे cos थीटा को क्या करना था, मुझे cos थीटा को मुझे cos थीटा को हटाना था, मुझे एंगल के टर्म्स में नहीं चाहिए था, मुझे इन तीनों वेक्टर के बीच में रिलेशन पता करना था, तो मैंने cos थीटा को हटा दिया। कैसे हटाया? मुझे पता था थीटा किन किन के बीच का एंगल है। अच्छा, ये बोलना गलत होगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई कैप, ये गलत है बच्चों। तुम्हें पता है थीटा एन कैप और ई कैप के बीच का एंगल क्यों नहीं है? जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हो ना, तो उन दोनों को टेल टू टेल रखते हो, जबकि यहाँ पे देखो ई कैप का हेड इधर है और इसका टेल है, ठीक है? तो ये थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ई कैप एंड एन कैप। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना इनका, ई कैप और एन कैप का, तो तुम्हें टेल टू टेल रखने के बाद जो एंगल मिल रहा है ना, ये ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल है। ई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू दिस, ठीक है? समझ गए मैंने क्यों उसको 180 माइनस का थीटा किया था? ये वाली बात मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है थोड़ी बहुत। चलो भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इस पे ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, चलो। So light ray are incident parallel to the vector. Light ray is incident parallel to vector 3 I cap minus का 4 J cap on plane surface XZ plane separating two media such that for incident medium y is greater than 0.
देन फाइंड equation, then find unit vector along a reflected ray. Then find unit vector along a reflected ray. ठीक है बच्चों? अच्छा, ये इजी क्वेश्चन इसलिए लिया है बच्चों ताकि मैं इसको विजुअलाइज भी करा पाऊं आपको ना। अगर मैं बहुत गंदा डेटा ले लेता ना तो फिर वो विजुअलाइज कराने में प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, इसको तुम विजुअलाइज भी कर पाओगे कम से कम। सो यूनिट वेक्टर अलोंग दी, मतलब मैं चाहता हूं एक बार फॉर्मूला लगाना आ जाए आपको, और दूसरी बार आपको जो है, दूसरी बार आप इसको क्वेश्चन को जो है विजुअलाइज भी कर पाओ। तो चैट में आंसर करना है आपको ना, चैट में आंसर करना है। सर मैं ऑलरेडी आपके वॉल बैच का स्टार्ट करा था, लेकिन इसमें अच्छे बेसिक से बोल रहे तो यही फॉलो हो जाओ बोलते क्या, क्या कह रहा है, यही फॉलो हो जाऊं, बाई टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा है। जब बाई लोग बोलते ना सर अपन यही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप फिर आगे जाके थोड़ा फास्ट बोलते हैं पूरी, मतलब मेरे को मतलब भाई वाली लैंग्वेज का फील आ रहा है इसके कमेंट को पढ़ने के बाद ना। कर लिया भाई, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? तो बच्चों जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद रखेंगे वो तो बच्चों यहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ई कैप माइनस का आर कैप 2 टाइम्स ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है बच्चों कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन कौन सा होता है बच्चों? ये एक्स एक्सिस होती है, जेड एक्सिस इधर होती है, वाई एक्सिस बच्चों इधर होती है। सो एक्स जेड और ये वाई, तो इस वाले प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है लाइट। कि इंसिडेंट मीडियम कौन सा बच्चों? ऊपर वाला इंसिडेंट मीडियम है, नीचे वाला कौन सा बच्चों? रिफ्लेक्टेड मीडियम। ठीक है, मतलब नीचे वाला दूसरा वाला मीडियम है। ठीक है, मीडियम 2। तो जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी इस वाले सरफेस पे, ऑब्वियसली बात है, देखो ये जो यूनिट वेक्टर है ना वो 3 i कैप माइनस का 4j कैप ऐसी आ रही होगी बच्चों, 3 पॉजिटिव का 4 नेगेटिव का, तो जाएगी कैसे? ऐसे जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा बच्चों वो किधर होगा? इधर की तरफ होगा ही नहीं होगा, एन कैप। ठीक है, एन कैप इधर की तरफ होगा। तो एन कैप समझ में आ गया बच्चों, तो जे कैप होगा एन कैप ना। तो ई कैप, तो इसको बच्चों यूनिट वेक्टर लिखना है तुम्हें यहाँ पे, तो 3 i कैप माइनस का 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, मैग्नीट्यूड से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। आर कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन दोनों का, इन दोनों का बच्चों डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप। तो एन कैप तो बच्चों जे कैप है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों जे कैप, ये आ जाएगा। तो बच्चों जो आर कैप आएगा ना, आर कैप इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 3 i कैप प्लस का 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा होगा बच्चों तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, 5 से यूनिट वेक्टर है भाई, ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, अगर नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दी होती ना तब भी इस क्वेश्चन में मतलब मैंने सेफ साइड के लिए y ग्रेटर देन 0 दे दिया। इसमें तो बच्चों देखो, इसमें और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ना वो ऐसे आ रही है, तो मजबूरी है अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट होना है तो नीचे से तो आ ही नहीं सकती, आएगी वो इधर से ही। तो एन कैप बच्चों, एन कैप की दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ऊपर या नीचे। एन कैप बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन ये वाला है, इसके ऊपर या नीचे हो सकता था। नीचे कब होता? जब नीचे से आती। अगर ये वेक्टर होता ना 3 i कैप प्लस का 4j कैप, तो फिर बच्चों ये नीचे से आती, उसमें फिर एन कैप जो है माइनस का j कैप हो जाता। ठीक है, समझ गए? माइनस का 4/5 कैसे आया? देखिए ये जो वेक्टर है ना, ये ई कैप, पहले तो ई कैप लिख। ई कैप क्या होगा? यहाँ पे जगह कम है। जो ई कैप होगा ना वो 3 i कैप डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ना तेरे को एन कैप के साथ, जो कि एन कैप क्या है? जे कैप। इसका डॉट करेगा तो क्या आएगा तेरे पास? माइनस का 4/5 आएगा, नहीं आएगा? माइनस का 4/5 आ गया। अच्छा बच्चों, कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? क्या मुझे कोई ये बता सकता है इसका ये वाला एंगल? तुम्हें ये वेक्टर समझ में आ रहा है? 3 इसका इधर है और 4 इधर है, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल 53 डिग्री के बराबर होगा? ये वाला मतलब ये एंगल 37 डिग्री के बराबर होगा ही नहीं होगा बच्चों? तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
तो एक यूनिट वेक्टर जो कि इधर से 53 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उसका यूनिट वेक्टर क्या है, 53 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या आप 1 cos 53 1 sin 53 लिख सकते हो? 1 cos 53 जो होता है बच्चों, cos 53 किसके बराबर होता है, 3/5 के बराबर। तो 3/5 आई कैप, 4/5 जे कैप, डायरेक्ट सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? अगर आप एंगल वगैरह लेके भी करोगे तब भी आ जाएगा। y ग्रेटर देन 0 ये बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट इंसिडेंट मीडियम के लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इंसिडेंट मीडियम के लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इधर जाना होता है तो है ना, तो इंसिडेंट मीडियम ये ऊपर वाला है। जिस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है ना बच्चों, वो ये एक्स जेड प्लेन है। नीचे वाला मीडियम बच्चों वो दूसरा मीडियम है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, तो रिफ्लेक्टेड का ही तो पूछा है मैंने अभी। मतलब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो भी रहा होगा ना, हम उसे अभी इग्नोर करके चलेंगे, जब हम पढ़ लेंगे ना तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन अगर हो भी रहा है ना, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे में इंटरेस्ट है। वेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो चल छोड़, इसको छोड़ देते फिर वेक्टर वाले को। क्या चीज समझ में नहीं आई? अब जो पीछे फॉर्मूला बताया यार, उस फॉर्मूले को तो अप्लाई कर लो, एक बार दोबारा देखना यार, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने बिल्कुल बेसिक से। पूरा कर दिया मैंने, एक्सप्लेन तो पूरा कर दिया। ठीक है, बाद बाकी अगला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बच्चों शीट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, 11th 12th की तरह भी नहीं चला सकते, मतलब ना मैं दो दो तीन तीन बार जो एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा तुम लोगों को फास्ट तो होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस वाले कोर्स में लेक्चर ज्यादा रखे हैं। ठीक है, एंगल कैसे निकाला, अब वो वेक्टर वाली प्रॉब्लम है ना बच्चों तुम्हारी। देखो बच्चों एक बार बता दे रहा हूं मैं अभी भी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप माइनस का 4j कैप, इसका मतलब क्या होता है कि इसका x कंपोनेंट 3 के बराबर है और y कंपोनेंट -4 के बराबर है, यही होता है ना मतलब। तो ये वेक्टर बेसिकली ऐसे हुआ, 3 इधर और 4 इधर, तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, ये। तो जो तुम्हारा जो ये ई कैप है ना वो इधर की तरफ है। तो अगर ये 4 है और ये 3 है, तो तुम्हें पता है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये 53 डिग्री एंगल के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ गए? अगर ये 53 है तो ये 37 के बराबर होगा नहीं होगा? तो ये वाला 37 के बराबर होगा ही नहीं होगा? तो जो इंसिडेंट रे आ रही है ना वो बेसिकली नॉर्मल के साथ 37 पे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने एंगल पे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे जाएगी बच्चे, 37 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई? डन बच्चों, डन 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 डन। चलो सेकंड क्वेश्चन। A reflecting surface is represented by a reflecting surface is represented by equation, represented by equation y equal to 2l divided by pi sin pi x divided by l. A ray traveling horizontal, a ray traveling horizontally मतलब x axis is horizontal, ठीक है। A ray traveling horizontal becomes vertical, becomes vertical after reflection. The coordinate of the point where this ray is incident, then the coordinates of the point where this ray is incident। तो ऑप्शन दे रखे बच्चों आपको, ए ऑप्शन इज l डिवाइडेड बाई 4 √2l डिवाइडेड बाई पाई, बी ऑप्शन इज l डिवाइडेड बाई 3
√3l divided by pi. C option is 3l divided by 4, √2l divided by pi, and D option is 2l divided by 3, √3l divided by pi. ठीक है, तो बच्चों आपको मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, एंड आपको आंसर इसका बताना है। सत्यम का आंसर सी आया। सत्यम और शिवम दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी और डी। नहीं, पोल नहीं दे रहा मैं, ठीक है। अच्छा बिकम वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लिखा है बच्चों ना। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। सी ऑप्शन काफी बच्चों का आ रहा है, ए और सी आ रहे हैं, बी और डी आ रहे हैं, ठीक है। चलो करें फिर, डिस्कस करें। अच्छा बच्चों, ये किसका ग्राफ बनेगा? साइन का ग्राफ बनेगा। साइन मतलब वाई और एक्स का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जो एक्स की वैल्यूज है ना, वो l/4, 3l/4, l/3, 2l/3, मतलब एक्स की वैल्यू सारी एल से छोटी है। एक्स की वैल्यू अगर तुम एल से छोटी रख रहे हो, मतलब साइन के अंदर वाली जो वैल्यू है ना, एंगल की वैल्यू बच्चों पाई से छोटी है, ये समझ रहे हो। चारों ऑप्शन में एल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एल से छोटी दी है। अगर ये मान लो मैक्सिमम वैल्यू लेके चलो एक्स की, एल लेके चलो, तो तुम समझ रहे हो साइन पाई हो जाएगा। ये साइन पाई बच्चों, मतलब एंगल जो मैक्सिमम वेरी कर रहा है ना, वो पाई तक जा रहा है। तो साइन का ग्राफ बच्चों जो होता है पाई तक, क्या वो ग्राफ पाई तक ऐसा होता है, नहीं होता बच्चों? तो एक्स इक्वल टू एल तक ग्राफ बच्चों ये होगा। जो भी हो रहा है बच्चों इसी इसी पार्ट में हो रहा है, इससे आगे वाले पार्ट में हम बात ही नहीं करेंगे। जो भी ऑप्शन दिए ना मैं, वो एल तक के लिए दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों तुम्हें ये बोला इन्होंने कि लाइट रे जो हॉरिजॉन्टल आ रही है, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसको माना है? एक्स एक्सिस को। तो हॉरिजॉन्टल आने वाली वर्टिकल हो जाए, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल तो ये वाली होगी और इसको होना है वर्टिकल। लेकिन एक गलती जो बच्चे कर देते हैं ना, वो ये कर देते हैं कि वो इधर वाली को कंसिडर नहीं करते। हॉरिजॉन्टल तो बच्चों ये भी है ना, और इसको भी वर्टिकल कर देना है। तो तुम्हारे पास बच्चों दो ऑप्शन आ गए। अच्छा देखो बच्चों, इस जगह पे जो नॉर्मल होगा ना, इस जगह पे वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इस जगह पे जो नॉर्मल होगा ना बच्चों, वो इस वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आई? तो मुझे एक बात पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये 45 है तो ये वाला 45। तुम्हें पता है टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप भी फिर 45 हो जाएगा। देखो ये 45 होगा तो ये 45। तो मुझे ये पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस केस में होना चाहिए वो tan 45 के बराबर होगा, मतलब 1 के बराबर होगा। मतलब जिस जगह पे dy/dx की वैल्यू ना 1 के बराबर हो रही होगी, 1 इसके लिए 1 और इसके लिए -1, ठीक है। दो ऑप्शन आएंगे, tan 45 एंड tan 135। ये दो ऑप्शन आएंगे बच्चों ना, 135 और 145। समझ गए बच्चों? ये वाली बात समझ गए, +-1 दो ऑप्शन आएंगे। अब y क्या दे रखा है बच्चों? हम लोगों को y दे रखा है 2l डिवाइडेड बाई पाई, 2l डिवाइडेड बाई पाई साइन पाई x डिवाइडेड बाई l। सो क्या तुम इसका dy बाई dx पता कर सकते हो? आपने कहा सर dy बाई dx, तो 2l डिवाइडेड बाई पाई, इसका डिफरेंशिएशन किया, पाई डिवाइडेड बाई l cos पाई x डिवाइडेड बाई l। और ये बच्चों +-1 के बराबर होना चाहिए। ये कट जाएगा बच्चों इससे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos पाई x डिवाइडेड बाई l +-1/2 के बराबर होना चाहिए। तुम्हें पता है 60 डिग्री पे 1/2 के बराबर होता है, 120 पे -1/2 के बराबर होता है। तो पाई x डिवाइडेड बाई l की वैल्यू बच्चों एक तो पाई/3 के बराबर आनी चाहिए।
तो पाई से पाई कट जाएगा, x की वैल्यू बच्चों l/3 आएगी, और एक दूसरी वैल्यू जो आएगी ना x की, वो 2l/3 आएगी। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी l/3 और 2l/3। l/3 और 2l/3 मतलब इन दोनों की चांसेस हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बस y की वैल्यू चेक कर लो बच्चों, तो बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी और डी करेक्ट होंगे। देखो ड्रॉप और मैच की तरफ चलने दो यार, हम थोड़ा थोड़ा समझने की जल्द, मतलब इतना प्यार से समझाने के बाद मतलब दोबारा रिपीट मत कराओ इजी इजी क्वेश्चंस को। हमें पता है कि सरफेस ऐसा है, हमें हॉरिजॉन्टल रे को वर्टिकल भेजना है, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। तो अब हमने कहा कि भाई देखो नॉर्मल से एंगल 45 है, तो तुम्हें पता है टेंजेंट जो होगी सरफेस पे, टेंजेंट क्या होती है, डी बाई डी एक्स के बराबर। मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डी बाई डी एक्स के बराबर होता है, तो वो प्लस माइनस का 1 के बराबर होना चाहिए। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा। और ये तो इजी था, ये क्वेश्चन तो इजी था। क्वेश्चन बच्चे एक बार रीड करो। देखो बच्चों, अगर तुम्हें, क्या तुम्हें साइन के ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, किस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? एंगल बाई सेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालें तो नॉर्मल का डायरेक्शन सही आएगा। क्या ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसमें प्रॉब्लम, अच्छा स्लोप में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा तुम्हें ये तो बताइए कि स्लोप जो होता है वो डी बाई डी एक्स के बराबर होता है। अगर y वर्सेस x का फंक्शन दे रखा है, y फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो तुम्हें पता है स्लोप जो होता है किसी पॉइंट पे वो ये होता है। स्लोप तुम्हें पता होगा कि स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का जो x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये, ठीक है, ये टेंजेंट समझ में आई तुम्हें, ग्रीन वाली। तो मुझे ये बता कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 होगा या नहीं होगा, तो बोलेगा हाँ। तो ये 45 होगा या नहीं होगा, तो इस वाली लाइन का स्लोप बता सकते हैं मेरे को, 1045 के बराबर होता है नहीं होता है, 1045 मतलब 1। अब इस वाली में आ जा, ये एंगल भी 45 के बराबर होगा या नहीं होगा, ये 45 के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच एंगल 90 होता है, तो ये 45 होगा। तो ये 45 है तो ये एंगल 135 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा। टेन 135 जो होता है वो -1 के बराबर होता है नहीं होता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे स्लोप टेन 135 मतलब -1 के बराबर आ रही है, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे स्लोप 1 के बराबर आ रही हो। दो पॉइंट होंगे, उन जगहों पे हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया, अब समझ में आया। सर आपने इस क्वेश्चन, इस द लेवल ऑफ, व्हाट इज द लेवल ऑफ, इजी है यार ये। पाई बाई एल कैसे आया, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, वो डी वाई बाई डी एक्स पता करना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो चेन रूल लगेगा ना, साइन का तो हो गया कॉस, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन पाई बाई एल बाहर आ गया, ये तो 2l/पाई से कैंसिल आउट हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत सही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आपको फंक्शन दे रखा है। रे ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रे, अब हॉरिजॉन्टल तो बच्चों मैंने बता भी दिया कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इधर से भी आ सकती है इधर से भी आ सकती है, बिकम्स वर्टिकल। वाई एक्सिस वर्टिकल थी, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आने वाली रेस को ऐसे भेजना है, तो मतलब सरफेस ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसे आने वाली को ऐसे भेजना है तो सरफेस कुछ ऐसा होगा ना यार, तभी तो आके ऐसे वाली ऐसे जाएगी, इधर से आने वाली इधर जानी है तो सरफेस ऐसा होगा यहाँ पे। स्लोप लेना था और कुछ नहीं करना था इसमें ना, ठीक है, डन 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 डन। ओके, अब आ जाओ बच्चों प्लेन मिरर पे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, धीमे धीमे, बस बस मेरे को डबल डबल रिपीट मत कराया करो, बस तुम अपना मेरी मेरी बातों को ना ध्यान से सुन लो ना, क्योंकि मैं नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन में कट नहीं कर सकता तुम्हारी क्लास में, ठीक है, क्योंकि मेरा एक अपना लेवल है कि मतलब मैं इतने इलस्ट्रेशन कराता ही हूँ बच्चों को ना, तो वो कट नहीं करवाना चाहते तो तुम एक बार में समझ जाया करो, क्योंकि फिर मेरे को दो दो बार टाइम बर्बाद होता है मेरा ना। अ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल
which has one of its side, which has one of its side, one of its side smooth smooth and other side polished, and other side polished। ठीक है भाई। तो बच्चों क्या करते हैं कि कांच का एक थिन थिन कांच का एक पीस लेते हैं, जिसका एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं, एक साइड स्मूथ रहता है रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल, उसको बोलते हैं बच्चों हम प्लेन मिरर। सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बच्चों प्लेन मिरर का, वो कुछ इस तरीके का होगा, एंड आई होप आप सारे के सारे बच्चे समझते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं थिन प्लेन मिरर। हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे अभी, तो अभी फिलहाल के लिए ना, तो यहाँ थिन प्लेन मिरर है, और इसमें बच्चों ये वाला साइड स्मूथ साइड है जिस पर रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरी वाली साइड से बच्चों रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इधर वाली साइड पॉलिश हो रखी है, इधर से कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। आप बोलोगे सर आपने थिन बोला, तो क्या थिक 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 को हम यूज नहीं कर सकते? अच्छा, थिक में क्या है कि एक्स्ट्रा फिनोमेना लगना चालू हो जाएंगे। ठीक है, थिन थिन में मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है आपको। जैसे लाइट आई इधर से, तो बच्चों उसको तुम ऐसे भेज दोगे, ठीक है, थिन में कोई पंगा नहीं है। लेकिन जब थिक होगा ना बच्चों, तो उसमें क्या है कि रिफ्रैक्शन भी होगा, फिर ये और फिर ये, कहानी थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, सो पढ़ेंगे तो हम इसको भी, एक आध क्वेश्चन हमारा शीट में इसका भी होगा, लेकिन ये आएगा बच्चों रिफ्रैक्शन पढ़ लेने के बाद। ठीक है, तो ये थिक प्लेन मिरर है। तो ये बच्चों थिक प्लेन मिरर हो गया, और ये थिन प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, तो प्लेन मिरर बच्चों इस तरीके से डिफाइन होता है। यहां तक बच्चों किसी को कोई परेशानी, किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी प्लेन मिरर में? पॉलिश कैसे करते हैं, मतलब देखो भाई, अच्छा पॉलिश करना मतलब कोई कंपनी वंपनी स्टार्ट करनी है, फैक्ट्री वैक्ट्री डालनी है अपन को, मतलब पता, तो पॉलिश करना सीखेंगे फिर, और कैसे कैसे करना है। ठीक है, सिल्वर कोटिंग होती है पॉलिश कैसे करते हैं, मान लें उधर की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बस इतना क्यों इसमें जाना है, मतलब लाइक पॉलिश कैसे करते हैं, तो मुझे लगता है जेई एडवांस वाले पूछेंगे अब भाई पॉलिश कैसे करते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब तो टाइम बर्बाद करेगा, और क्या करेगा मेरा। आ जाओ भाई अगले कॉन्सेप्ट में आ जाओ। इस बार मैंने स्ट्रेटजी पूरी चेंज कर दी है। मैंने कहा बच्चों को एकदम सटीक ज्ञान दो, बस ये चाहिए तेरे को, ये आना चाहिए तेरे को, और वो सटीक ज्ञान देने की तरफ में अग्रसर हूं। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बच्चों। ठीक है, तुम्हारा कोई ऑफलाइन में भी किसी का जाने का मन नहीं करेगा कभी भी, वो ज्ञान देने का मूड है मेरा इस बार बच्चों को ना। ऑफलाइन वाले लौट लौट के आ जाने चाहिए कि क्या सर से फिजिक्स पढ़नी है भाई मेरे को, जरा के समझ में तो सिर्फ यही आता है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे, एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे, angle between direction of incident ray and direction of final emergent ray is called the angle of deviation, is called the angle of deviation। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है। मान लो कोई मतलब यहाँ बहुत सारे मिरर वगैरह लगे हुए हैं बच्चों ना इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारा मतलब कुछ भी लगा हुआ है, मिरर है, लेंस है, कुछ भी है, मतलब हमेशा मतलब यही डेफिनेशन लगेगी बच्चों ना इसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन की ना। सो मान लो कि एक रे इंसिडेंट ऐसे हुई, अंदर उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी हुआ, मतलब इतना मुझे हेडक नहीं लेना। ठीक है, तो निकल के बच्चों को ऐसे निकल के गई, कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई कितनी बार रिफ्रैक्ट हुई मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बता सकता है कोई कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, क्या तुम देख पा रहे हो इधर की तरफ डायरेक्शन इधर है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या है, मतलब जो भी यहां से निकल के जा रही है इमरजेंट रे की डायरेक्शन क्या है? आप बोलोगे सर इधर की तरफ। तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जैसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बच्चों ये है, इनको भी बच्चों टेल टू टेल रख लिया करो। इमरजेंट रे की डायरेक्शन बच्चों ये है, तो बच्चों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है,
अब अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है कभी किसी ने कि जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मुझे लगता है नियर फ्यूचर एक आध ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि अगर जैसे डेल्टा वन बोल रहा हूँ उसको डेल्टा टू बोल रहा हूँ, तो डेल्टा वन तो कहलाएगा बच्चों क्लॉकवाइज और डेल्टा टू कहलाएगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर कभी बोला जाए बच्चों तो उसको समझ लेना कि एंगल ऑफ डेविएशन, हमें नहीं पता ना बच्चों इसने क्या किया, ऐसे घूमी है ऐसे घूमी है, तो हमारे लिए दोनों ही एंगल बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएंगे। ठीक है, दोनों ही बच्चों हमारे लिए एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएंगे। इंसिडेंट इन रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, अभी रुक जा। ठीक है, ये तो मैंने एक इन जनरल डेफिनेशन दी है, मतलब ना कोई हमेशा रिफ्लेक्शन में ही एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन नहीं होता, रिफ्रैक्शन में भी होता है, हर जगह होता है। ठीक है, तो ये एक इन जनरल डेफिनेशन है। लिख लो बच्चों जल्दी, यहां तक लिख लो। ठीक है, डन। तो बच्चों रिफ्लेक्शन जब होता है ना, रिफ्लेक्शन, इसमें बच्चों तीन केस बनते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कभी भी डायग्राम बनाऊं ना, मेरे पे भरोसा मत करना, क्योंकि मैं कभी भी मिटा सकता हूँ उस डायग्राम को ना, मेरी अच्छी आदत ही है। तो मैं इसमें कह रहा हूं बच्चों को, यहाँ पे मैं तीन केस बना रहा हूँ, मुझे तुम जल्दी जल्दी एंगल ऑफ डेविएशन बता देना दोनों तीनों में ना, और ये तीसरा केस हो गया। बच्चों ऐसे आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ऐसे चली गई, तो कोई मुझे बताएगा डेविएशन कितना हुआ अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आई के बराबर है। ठीक है, बताओ बच्चों डेविएशन कितना होगा? 2 आई के बराबर। बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना गलत आंसर तुम लोगों से उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। मुझे बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? क्या ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये वाली इधर की तरफ? इंसिडेंट रे किधर जा रही थी? इधर। रिफ्लेक्टेड किधर जा रही है? इधर। तो डेविएशन बच्चों ये होगा ना, या फिर ये होगा? तो डेविएशन जो आएगा ना बच्चों इसमें, वो पाई माइनस का 2 आई और पाई प्लस का 2 आई के बराबर होगा। अब गलती समझ में आ गई तुम लोगों को, क्या गलती कर दी तुमने? अभी भी तुमने वो नहीं देखा बच्चों ना, तुमने डायरेक्ट वो इंसिडेंट और उन दोनों लाइन के बीच का एंगल बता दिया। नहीं, ये नहीं होता। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये इधर इधर जा रही है, जा अब किधर जाने लगी? इधर। इधर जाने वाली चीज इधर घूम गई, तो डेविएशन यही कहलाएगा ना। समझ गए वो? ठीक है, अच्छा, इसे बोलते हैं बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। डेविएशन बताओ मेरे को जल्दी से इसमें। इसे नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाता है। डेविएशन 0, बहुत बढ़िया। आने वाली किधर आ रही थी? इधर। जाने वाली किधर जा रही है? इधर। दोनों को टेल टू टेल रखो, ये कह रहा था डेविएशन। अबे क्या कर रहे हो भाई, जो सिंपल डेफिनेशन दिया उसको तो ध्यान में रखो कम से कम। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बच्चों? 0 के बराबर। ठीक है, इसे ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला जाता है। डन 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 डन। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस, और ये इस तरीके से हो गया। हाँ, छू के निकल गया। ठीक है, तो सरफेस के टेंजेंशियल, ये वर्ड याद रखना बच्चों ना, ग्रेजिंग का क्या मतलब है। ठीक है, ग्रेजिंग वाली चीज याद रखना। इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमरजेंट रे की दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आया, जबकि इसमें पाई का डेविएशन आया है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़े बच्चों। लिख लिया आप लोगों ने सबने? 0 कैसे? अबे इंसिडेंट और इमरजेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डेविएशन 0 हुआ ना, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों ना, स्पेशल। स्पेशल केस 1, क्या है बच्चों पहला केस? इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, इफ इंसिडेंट रे is rotated
by an angle theta I by theta I about point of incidence, about point of incidence then angle rotated by, इसे ध्यान रखना, कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर फिक्स्ड, then angle rotated by, angle rotated by reflected ray, angle rotated by reflected ray। ठीक है भाई। सो अगर हमने जैसे एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर दे रखा है और इस मिरर में आपने बोला कि सर ये इंसिडेंट रे थी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, और मिरर बच्चों ये है जिसको आपने फिक्स रखा। आपने इस इंसिडेंट रे को, जो कि ओ पॉइंट के अबाउट आ रही थी बच्चों, इस इंसिडेंट रे को आपने रोटेट करा दिया। किधर की तरफ रोटेट कराया, कितना एंगल से रोटेट कराया बच्चों, थीटा आई एंगल से। तो ये नॉर्मल था बच्चों, ठीक है। आपने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, मान लो ना थीटा आई, इधर की तरफ रोटेट करा दिया। ये एंगल बच्चों आई के बराबर था मान लो पहले, तो ये वाला भी आई के बराबर ही होगा, ठीक है, दोनों एंगल आई के बराबर होंगे। थीटा आई से आपने रोटेट करा दिया, तो मुझे बताओ जल्दी से कि रिफ्लेक्टेड रे जो है कितना रोटेट करेगी। ठीक है, 2 थीटा। देखो भाई सुनो, अब मैं जब ये एंगल रोटेट कर जाएगी ना थीटा आई, तो मैं उस टाइम पे इसका वो बना रहा हूं, ठीक है। तो अब ये बच्चों ऐसे आ रही होगी, ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा आई के बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई माइनस का थीटा आई के बराबर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ये आई माइनस का थीटा आई के बराबर होगा नहीं होगा। तो पहले ये एंगल पूरा आई के बराबर था, अब आई माइनस थीटा आई हो गया, तो मतलब तुम समझ रहे हो ये एंगल थीटा आई के बराबर होगा नहीं होगा। तो आप ऐसे बोलोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इधर की तरफ रोटेट करेगी। तो तुम्हें दोनों का सेंस समझ में आ रहा है कि इसका सेंस अलग होगा, इसका अलग होगा। तो थीटा रिफ्लेक्टेड जो होगा ना बच्चों, माइनस टाइम्स थीटा आई के बराबर होगा। अगर बच्चों मान लो आप धीमे धीमे रोटेट करा रहे हो, तो आप इसके लिए डिफाइन करोगे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो इसकी, अगर ये ऐसे घूम रही होगी तो बच्चों ये ऐसे घूम रही होगी सेम रेट से, अगर ये डी थीटा घूमेगी तो ये भी डी थीटा घूमेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों रिफ्लेक्टेड वाले की इंसिडेंट वाले के अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी और थीटा का बच्चों ये रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर है, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, डन 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 डन। ये स्पेशल केस 1 था। तो जब भी बच्चों आप मिरर को रोक के इंसिडेंट रे को रोटेट कराओगे ना, तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट घूमेगी और सेम एंगल से घूमेगी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी लिख लो बच्चों इसको। आज तक इस चीज का इंतजार, लिखो भाई जल्दी लिखो। ड्रॉपर के लिए रेगुलर रहना है आप लोगों को, बस रेगुलर रहो मेरी क्लास में ना, होमवर्क रेगुलर करो। कोई प्रॉब्लम आने तो मैं नहीं दूंगा तुम लोगों को ना, प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो मैं नहीं आने दूंगा तुम्हें, ठीक है। केस 2 आ जाओ बच्चों, सेकंड केस। सेकंड केस होता है बच्चों, मिरर इज रोटेटेड, मिरर, लिख लो भाई जल्दी से ना, जल्दी लिखो थोड़ा। 1:15 पे मैं छोड़ दिया करूंगा तुम्हें, ठीक है, पौने 2 घंटे की क्लास रखा करेंगे भैया, ठीक है, मजबूरी है यार मेरी, अदरवाइज क्योंकि ड्रॉपर बैच है तुम्हारा, लेट स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी।
काइनेमेटिक्स क्यों नहीं किया? नहीं, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? काइनेमेटिक्स 30 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। केस 2, मिरर इज रोटेटेड बाई थीटा एम कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन एंगल रोटेटेड बाई मिरर। मिरर कितना एंगल रोटेट करेगी? सॉरी, एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे, बाई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? ठीक है, सो ये मिरर है बच्चों, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे थी इस तरीके से, और ये ऐसे जा रही थी। ये बच्चों नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, ठीक है। आपको बताना है बच्चों कितना एंगल रोटेट करेगा, तो तुम लोगों को सबको पता है इसका ऑलरेडी कि 2 थीटा होता है, ठीक है। सो दिस एंगल इज बच्चों आई, एंड दिस एंगल इज आल्सो आई, ठीक है। आपने इसको थीटा एम इधर की तरफ रोटेट करा दिया है। तो बच्चों मैं नया वाला डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। नया वाला, जब ये थीटा एम आपने इसको रोटेट करा दिया होगा, थीटा एम जब जैसे रोटेट कराओगे ना मिरर को बच्चों, तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल बच्चों ये भी रोटेट कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो बच्चों ये रोटेट कर चुका होगा, ये समझ में आया बच्चों। और नॉर्मल कितना रोटेट करेगा बच्चों? तो ये एंगल बच्चों थीटा एम के बराबर होगा, थीटा एम के बराबर। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना बच्चों, नए वाले नॉर्मल के साथ होगा, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो होगा बच्चों आई प्लस का थीटा एम के बराबर, समझ गए। रिफ्लेक्टेड रे जो होगी बच्चों, अब वो ऐसे जा रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। न्यू रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है ना बच्चों, ये नॉर्मल के साथ, जो नया नॉर्मल है उसके साथ आई प्लस का थीटा एम एंगल पे होनी चाहिए, समझ रहे हो। नए वाले न्यू नॉर्मल से बच्चों ये आई प्लस का थीटा एम एंगल पे होनी चाहिए बच्चों। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आपने कहा हाँ सर। इस एंगल को बोल रहा हूं मैं थीटा आर, इस एंगल को क्या बोल रहा हूं बच्चों? एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे। क्या आप इन सारे एंगल का सम बता सकते हैं मेरे को? देखो ये येलो वाली लाइन और इस येलो वाली लाइन के बीच का एंगल कितना था बच्चों? 2i के बराबर। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 2i प्लस का थीटा आर, ये 2i प्लस का थीटा आर, क्या बच्चों ये बराबर है 2 टाइम्स i प्लस का थीटा एम के? हाँ जी। अरे ये व्हाइट वाली लाइन और इस येलो वाली लाइन, और व्हाइट वाली लाइन और इस व्हाइट वाली लाइन, मतलब मैंने बस एंगल सेम किए बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दिया 2i प्लस का थीटा आर के। 2i से 2i कटता दिख रहा है तुम्हें? थीटा आर आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 2 टाइम्स थीटा एम के बराबर। लो, थीटा आर बच्चों तुम्हारे पास 2 टाइम्स थीटा एम के बराबर आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों? इसी को बोलते हैं बच्चों ओमेगा एम इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा आर, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 2 टाइम्स ओमेगा एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन, और इस तरीके से ओमेगा डिफाइन हो जाएंगे बच्चों इन दोनों के। मींस जिस डायरेक्शन में मिरर घूमेगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी। नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी सवा एक नहीं बचा बच्चों। देखो भाई, 1.25 घंटे दिमाग में लेके आओ, ठीक है। 1.25 घंटे बच्चों दिमाग में लेके आओ मेरी क्लास में। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक मिरर है बच्चों, और यहाँ पे एक
इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये बच्चों इंसिडेंट रे को मैंने 4 डिग्री रोटेट कर दिया, और मिरर को भी बच्चों मैंने 4 डिग्री रोटेट कर दिया, इन दिस सेंस 4 डिग्री, और दोनों 4 डिग्री हो गए बच्चों, ठीक है। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बताना है बच्चों ना तुम्हें, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बताना है आपको। वाह यार, मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है बच्चों। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं रिफ्लेक्टेड रे का, तो क्या वो 2 टाइम्स थीटा एम प्लस माइनस का थीटा आई के बराबर होगा ही नहीं होगा बच्चों? हाँ जी, देखो, थीटा आई के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है, और मिरर के 2 टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा बच्चों कुछ फॉर्मूला, तो यही बनेगा ना फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। जो भी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज को मान लेना पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को मान लेना बच्चों नेगेटिव, ठीक है। तो जो थीटा एम है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस का 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और थीटा आई जो है बच्चों, प्लस का 4 डिग्री हो जाएगा। क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ? थीटा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स -4, -4, तो थीटा आर आ जाएगा बच्चों -12 डिग्री। -12 डिग्री का मतलब है कि 12 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज 12 डिग्री ये रिफ्लेक्टेड रे जो है रोटेट कर जाएगी। अरे मुझे ये बताओ कि मिरर को रोटेट कराते हो ना, तो उसके 2 गुने के बराबर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करती है, इंसिडेंट रे के नेगेटिव के बराबर होती है। तो हम दोनों को क्लब करके लिख दिए कि देखिए भाई, मिरर के रोटेशन से इफेक्ट आएगा 2 टाइम्स का, 2 टाइम्स थीटा टाइम वाला, और इंसिडेंट वाले का आएगा माइनस का थीटा आई का, तो 2 टाइम्स थीटा टाइम माइनस का थीटा आई विल बी थीटा आर। वैल्यू तो सही पुट की है ना मैंने, सही तो पुट की है। अरे ऐसे घूम रहा है तो उसको एक नेगेटिव माना है मैंने, ऐसे घूमने वाले को पॉजिटिव माना है, तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का होगा, मैंने इसको पुट कर दिया बच्चे यहाँ पे। डन 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 डन, ठीक है, ओके। यहां तक बच्चों ये क्लियर हो गया आप लोगों को ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन आज का ना ये, सो ये लास्ट है, और ये मेरा फेवरेट भी है। यहां पे बच्चों एक मिरर दे रखा है आपको इस तरीके से, और ये बच्चों एक वॉल दे रखी है। यहां एक इंसिडेंट रे आई, ऐसे करके बच्चों दीवार पे जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे करके दीवार पे पहुंच रही है। यहां पे बच्चों एक स्पॉट बन रहा होगा दीवार पे, ओके। यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर के बराबर है। इसको बच्चों हम जो है ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करा रहे हैं 2 डिग्री पर सेकेंड से, ठीक है। दिस इज ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे, और मिरर का जो ओमेगा ना बच्चों, मिरर का वो दे रखा है इधर की तरफ, ओमेगा ऑफ मिरर इज 3 डिग्री पर सेकेंड, ठीक है।
find the velocity of spot on the wall at this instant. ठीक है, find the velocity of the spot on the wall at this instant. ठीक है, इस इंस्टेंट में बच्चों आपको velocity of spot बतानी है बच्चों ना। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या आएंगे इसके आंसर्स। वेलोसिटी ऑफ स्पॉट बतानी है बच्चों, जो ऊपर स्पॉट बनेगा ना उसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी मैंने, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पूछी बच्चों। डन 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 डन, आगे बच्चों कर लिए सॉल्व। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल है ठीक है, ये वाला, इसको कुछ थीटा मान लिया मैंने ना, थीटा। ठीक है, तो मैं ये समझ में आ रहा है कि ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा आर से, और जो ओमेगा आर होगा बच्चों वो 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर माइनस का ओमेगा ऑफ इंसिडेंट होगा। बस यही यही जो फॉर्मूला है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, ओमेगा आर और ओमेगा एम में ये रिलेशन होगा क्या? इस रिलेशन में किसी को कोई परेशानी? मिरर का जो ओमेगा होता है उसका डबल होता है और इसमें इतना होता है। अब दोनों के ओमेगा बच्चों सेम सेंस में, तो ओमेगा ऑफ मिरर जो है बच्चों, मैं क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन को बच्चों मान ले रहा हूँ, 3 डिग्री पर सेकंड दे रखा है। ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे बच्चों 2 डिग्री पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो आएगा ना बच्चों, 2 × 3 -2, ये आएगा बच्चों 4 डिग्री पर सेकंड के बराबर, 4 डिग्री पर सेकंड के बराबर आ गया, और इसी सेंस में आएगा। क्या तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा वो माइनस का डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर भी होगा? ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो है, ये ओमेगा इस एंगल को घटा भी रहा होगा। देखो ये एंगल जो है, अरे इस लाइन के घूमने से बच्चों ये घट रहा होगा ना थीटा जो है, ये समझ में आया? तो इसकी वैल्यू पता लग गई। अच्छा ये जो स्पॉट है, क्योंकि ये वाली लाइन घूम रही होगी तो स्पॉट नीचे आ रहा होगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी इधर आएगी या नहीं आएगी? स्पॉट की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी या नहीं आएगी? अगर बच्चों मैं इस हाइट को x बोल दूं, यहां से यहां तक की हाइट को ना, क्या तुम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि v जो होगा वो माइनस का dx बाई dt के बराबर होगा? क्या v माइनस का dx बाई dt के बराबर होगा बच्चों? आप कहोगे यस। ठीक है, v जो है माइनस का dx बाई dt के बराबर होगा। अच्छा मुझे डी थीटा बाई डी टी पता है। अच्छा एक काम करना बच्चों, कभी भी डिग्री में हमें चीजों को नहीं डील करना होता है यहाँ पे ना, हमें माइनस का डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पता है। माइनस का डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा? अब पहले इसको कन्वर्ट कर लेना रेडियन में, 4/180 रेडियन पर सेकेंड। ये तो तुम्हें मैंने मतलब हमेशा ही यूज करना है बच्चों ने इसको इस तरीके से, रेडियन पर सेकेंड में ही हमें यूज करना है, तो पाई/45 आ जाएगा। तो हमें थीटा पता है और हमें एक्स, तो क्या एक्स और थीटा में कोई रिलेशन होगा क्या? एक्स और थीटा में आप बोलोगे यस सर, x/8 जो होगा ना वो टेन थीटा के बराबर होगा। मतलब x जो है 8 tan थीटा के बराबर होगा। तो मैं अगर कहूं तुम लोगों से कि ठीक है x और थीटा में रिलेशन पता है, तो अगर मुझे dx बाई dt पता लग जाए तो मैं v पता कर पाऊंगा। तो आपने कहा बस इसको डिफरेंशिएट कर दो सर, तो मैंने डिफरेंशिएट किया बच्चों इसको, dx बाई dt इज इक्वल टू 8 tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों d थीटा बाई dt। एक माइनस से कर देना बच्चों इसको, दोनों साइड को मल्टीप्लाई, मैंने दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये तो बच्चों v के बराबर है 8 sec स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों तुम्हें पता है ये माइनस का, देखो ये माइनस का डी थीटा बाई डी टी पाई बाई 45 के बराबर था, तो ये बच्चों पाई बाई 45 के बराबर था। आपको ये पता बच्चों, ये अगर 37 है तो थीटा भी 37 के बराबर होगा। अब आपको ये भी पता है कि थीटा जो 37 डिग्री के बराबर भी है, तो v इक्वल टू 8 sec 37 कितना होता है भाई, तो sec 37 होता है बच्चों 5/4 के बराबर, उसका स्क्वायर तो 25/16 पाई डिवाइडेड बाई 45। काटा पिट्टी करो बच्चों, यहां से 8 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5, ये 9 आ जाएगा बच्चों, तो v की वैल्यू आएगी बच्चों तुम्हारे पास 5 पाई डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड के बराबर। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन जो है? अरे ये एंगल 30 से, क्योंकि इस इंस्टेंट में पूछा है, उस इंस्टेंट पे थीटा क्या है 37 के बराबर, तो थीटा उस टाइम पे 37 के बराबर है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 37 हम उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने वो क्यों नहीं यूज किया, मतलब आर ओमेगा वाला फंडा। बच्चों जो ओमेगा इंटू आर होता है ना, वो बेसिकली तुम्हें ये वाली वेलोसिटी देता है, तुम्हें पता करनी है ये वाली वेलोसिटी। तो बेसिकली जैसे तुमने dt टाइम बाद देखा कि सर dt टाइम बाद ये यहां आ गया होगा, तो तुम्हें ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज पता करना है, ये वाला, मतलब तुमने कहा dt टाइम बाद ये घूम जाएगा, नहीं नहीं ओमेगा आर cos थीटा नहीं करना, तो आप ये कहोगे कि सर इधर वेलोसिटी मैंने मान ली v के बराबर, तो तुम समझ रहे हो v का जो ये कंपोनेंट है ना, जैसे ये मान लो ये एंगल थीटा के बराबर है, 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो v cos थीटा ओमेगा इंटू आर के बराबर होना चाहिए। इसमें इतना पता लगने के बाद भी तुम गलती कर सकते हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं ओमेगा आर का कॉस कंपोनेंट कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। तुम मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, ये v, तो ये हाइपोटेनस है, तो ये छोटी होगी वेलोसिटी, तो v cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आर करना है, ठीक है। इस मेथड से तुम नहीं ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, इसमें गलती के चांसेस तुम्हारे डबल डबल होंगे, इसमें बच्चों गलती के चांसेस नहीं होंगे। सो भाई माइनस का डी थीटा बाई dt वी हैव कंसीडर्ड क्लॉकवाइज एट पॉजिटिव, पर मुझे ये तो पता है ना कि क्लॉक, उससे तो मेरे को ये पता लग गया कि ओमेगा पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे ये पता है ना कि इस ओमेगा से थीटा घट रहा है, ठीक है, तो थीटा का रेट ऑफ चेंज तो नेगेटिव होगा ना, घट रहा है, डिक्रीजिंग, समझ गए बच्चों। सो आज जो मैं टारगेट लेके आया था उतना नहीं पढ़ा पाया मैं, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, क्योंकि आज स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारी वो थोड़ा बहुत बातें बातें भी की हम लोगों ने, ठीक है। सो अब बच्चों अगली क्लास में खींचेंगे, और क्या, अब पंचायत थोड़ी कम करेंगे। अच्छा, आप लोगों के बच्चों जो भी नोन में बच्चे हों उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैच में सब कुछ मिलेगा, सो यहाँ आने के लिए उनको आप बोल सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जो है ये मैसेज कन्वे कर पाओ कि ये बैच जो है एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आप लोगों के लिए, और ये होगा बच्चों ना, तो मैं समझ में आ गया, मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं परेशानी तो किसी तरीके की नहीं आने दूंगा, लेकिन आप बता देना, थोड़ा और बच्चे आएंगे, कंपटीशन अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके आना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके आना है, 1 और 3 करके आने हैं आपको, ठीक है। और अब आ जाओ इसमें सब्जेक्ट में, हाँ होमवर्क है, ठीक है, शीट मैंने अपडेट सेक्शन में अपलोड कर दी है, वहां से डाउनलोड कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 करके आना है आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 करके आना है, बस आज का इतना ही होमवर्क है, ठीक है।